जब किसी के अंदर प्रस्फुटित होता है तब सृजन होता है आनंद की राह का, जिसके हम सब बहुत जल्दी बहुत शीघ्र ही साक्षी बनने वाले हैं। मैं बड़े आदर के साथ आग्रह करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित अतिथि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस आदरणीय सुशोभन बनर्जी साहब से कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय बनर्जी साहब प्लीज़। धन्यवाद। जय माई। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट श्री जस्टिस आनंद पाठक जी, विशेष अतिथि माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट श्री जस्टिस आहलूवालिया जी, माननीय श्री कृष्ण मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं, श्री राजेंद्र तिवारी जी लेखक, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट मेहमान अतिथिगण, और मैं चाहूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों को नाम से बुला सकता हूँ, चिर परिचित यहाँ मौजूद मेरे प्रोबेशनर्स भी हैं, प्रोबेशनरी एपीपी, सम्मानीय भाभी जी, देवियों और सज्जनों। 1998 में मैं यहाँ से गया था, आया नहीं था। 1996 में मैं आया था। तो 96 से जो नाता मेरा दतिया से जुड़ा वो आज भी बरकरार है उसी तरह से। इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है श्री पीताम्बरा पीठ। बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ मैं उस मंदिर से, और शायद आप लोगों को नहीं पता, 26 साल हो गए, हर साल मैं यहाँ पे आया। आप लोगों को पता नहीं होगा, जाने के बाद पता पड़ता है। 26 साल से ऐसा एक भी साल नहीं रहा होगा कि मैं दतिया नहीं आया। दूसरा कारण आप सबका प्रेम मोहब्बत। आज भी मुझे याद करते, मैं कहीं भी हूँ, मुंबई हूँ, दिल्ली हूँ, फ़ोन ज़रूर आ जाता है दतिया से, सर कैसे हैं। तो ये मोहब्बत जो है मुझे बार बार यहाँ खींच के लाती है। और तीसरा वजह है श्री राजेंद्र तिवारी जी। जैसे उन्होंने कहा दिल से जुड़े हुए हैं, और इसके बारे में मैं क्या बताऊं, निश्चित रूप से किसी पिछले जन्म का रिश्ता है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पिछली बार विमोचन में भी मैं आया, पर इस बार उन्होंने जिद किया आपको कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर है। मैंने कहा क्यों मुझसे बुलवा रहे हो, मैं आपके बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो 1-2 दिन कम पड़ जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 3-4 साल से मेरी रुचि ज्योतिष विद्या में कुछ ज़्यादा हो गई है। और ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जहाँ पे हर क्यों का जवाब है। इतने सारे सवाल हैं, सवाल हर एक सवाल का जवाब है। जैसे यहाँ जो मंदिर है वहाँ पे 10 महाविद्या की बात हम करते हैं। 10 महाविद्या, महाशक्ति का 10 महाविद्या आप सबको पता है। अब 10 ही क्यों, 11 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रह हैं और एक लग्न मिलाकर के 10 होता है। हर एक ग्रह का और लग्न के साथ एक महाविद्या जुड़ा हुआ है। जैसे लग्न के साथ जुड़ा हुआ है भैरवी, सूर्य के साथ मातंगी, चंद्रमा के साथ भुवनेश्वरी, बुध के साथ त्रिपुरा सुंदरी। बुध यानी कि आज बुध की बहुत बात होगी, तीनों लोक के ज्ञाता। गुरु के साथ नील तारा, शनि के साथ दक्षिणा काली, राहु बताइए राहु का कौन सा?
महाविद्या है। छिन्नमस्ता, और दो जो आखिरी जिसके लिए दतिया मशहूर है, बगलामुखी और धूमावती। बगलामुखी कारक ग्रह है मंगल और धूमावती का केतु। मंगल कैसा ग्रह है? सेनापति, मिलिट्री का कारक है, पराक्रम का कारक है, हिम्मत का कारक है। जैसे आपने सुना होगा, शनिवत राहु कुंजवत केतु। मंगल के साथ केतु का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जैसे शनि की तरह राहु का रिजल्ट आता है, उसी तरह मंगल के साथ केतु का रिजल्ट आता है। इसीलिए मंगल से जुड़ा हुआ ये मंदिर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। माँ बगलामुखी महाविद्या और धूमावती केतु का महाविद्या यहाँ पे दतिया में, दतिया शहर इसके लिए बहुत मशहूर है। बहुत कहानियाँ हैं इसमें, आप लोगों को पता होगा, पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे बाद में बहुत विशिष्ट, बहुत वरिष्ठ, बहुत माननीय मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस भी बोलने वाले, इसलिए समय ज़्यादा नहीं लूँगा। पर राजन जी ने जब रिक्वेस्ट किया कि आपको कुछ बोलना है, तो मैंने सोचा एक बार मैं उनका कुंडली फिर से देखूं कि ये इतने सफल एडवोकेट, वकील होते हुए किताब क्यों लिखते हैं। और किताब लिखते भी होंगे, बहुत लोग किताब लिखते हैं, कानून पे किताब लिखते हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे किताब लिखते हैं, पर इन्होंने मृत्यु पे क्यों किताब लिखी। तो मैंने तो इनकी कुंडली कई बार देखा था, पर इस दृष्टि से नहीं देखा था। तो ये सवाल क्यों, जैसे मैंने कहा, हर क्यों का जवाब है। दोबारा देखा मैंने और क्या पाया, कर्क लग्न की कुंडली है इनकी, और लग्न में कौन कौन विराजमान है। चंद्रमा स्वयं लग्न लॉर्ड, बुध वक्री और अस्त होकर, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा ज्ञानी, मतलब पढ़ने लिखने वाला, लिखने और पढ़ने दोनों का कारक है। और साथ में कौन है, केतु है लग्न में, और बहुत टाइट कंजंक्शन है तीनों का। तो अगर लग्न में ये तीन ग्रह बैठे हैं, तो निश्चित रूप से केतु तो आपके सर पे है। केतु कारक ग्रह किसका है, मैंने बताया था, अध्यात्म का। कोई शक? अध्यात्म कारक है केतु, और वो इनके दिमाग में बैठा हुआ, इनके लग्न में। लग्न मतलब सर, इस ये शरीर का ये पोर्शन। पर न्यायिक सेवा में या वकील बनने के लिए कौन कौन से ग्रह की जरूरत है, यहाँ पे आपसे परमिशन लेके कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का कौन है कारक, गुरु बृहस्पति। और दूसरा, शनि के बिना तो आप बिल्कुल भी, आप लोग सब न्यायिक सेवा में हैं, शनि और गुरु मुख्य रूप से बहुत आवश्यक है। स्ट्रांग होना, तभी जाकर आप न्याय की सेवा कर पाएंगे। और साथ ही 9th हाउस, जो कि जस्टिस का भी हाउस है, जो धर्म का हाउस है, जो 9th हाउस एवं तुला राशि। तुला राशि क्यों? क्योंकि तुला राशि में जाकर शनि देव उच्च के होते हैं। तो जब ये सब परिस्थिति देखी मैंने, तो राजन जी के कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठकर 9th हाउस को देख रहे हैं, और गुरु 10th हाउस में बैठकर 6th हाउस को देख रहे हैं। 6th बहुत जरूरी है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित है,
और 12th सजा देने वाली जो घर है। तो जब इनका गुरु 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 6th पे दृष्टि है और शनि का 12th में दृष्टि है, तो कैसे नहीं बनेंगे। और अभी आप बात कर रहे थे एक्सरे का, नवांश कुंडली एक्सरे बताते हैं, वो बताया जाता है कि नवांश कुंडली से किस ग्रह की कितना शक्ति है वो देखा जाता। मैंने तुला की बात करी जहां पे शनि उच्च का होता है, नवांश कुंडली में वो इनका लग्न है जहां पे शनि उच्च का होता है, और लग्न कुंडली में चौथे में गुरु उच्च का होता है। तो ये दोनों जो है 100% मैच कर रहा है। तो किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए कि ये शख्स हमारे राजन जी इतने सफल वकील कैसे बने। पर अब सवाल ये उठता है कि फिर उसके बाद इन्होंने किताब मृत्यु पर क्यों लिखी। पहली किताब मृत्यु पर थी। ये बड़ा जटिल सवाल है। मैंने देखा 2-3-4 बार देखा। राहु का महादशा चल रहा है आज इनका। राहु किस चीज का कारक है? शोध, मिस्ट्री, जिसका कुछ पता नहीं है उस पर घुस जाएंगे। अब कितने लोग लिखते हैं मृत्यु कैसे होती है, इस पर किताब कितने लोग लिखते होंगे? गिनती के पता नहीं। आपने बहुत रिसर्च किया होगा ये पता करने के लिए मृत्यु कैसे होती है। एक बहुत माननीय और हैं जिनको उन्होंने निमंत्रण दिया कि मेरी किताब के विमोचन है, आप आ जाइए। कौन सी किताब है? मृत्यु के। तो आपको कैसे पता मृत्यु कैसे होती है? उनका ये रिएक्शन पहला था। तो 8th हाउस जो है, 8वां घर, मृत्यु का घर बताया जाता है। वो मृत्यु फिजिकल मृत्यु नहीं है, क्योंकि उसके बाद 9वां घर जो है वो भाग्य उदय का भी घर है। तो जब तक आप समाप्ति की ओर अपना अटेंशन, अपना ध्यान नहीं देंगे, तो उसके आगे का जो समय है वो भाग्य उदय आपका हो नहीं सकता। तो आपका भाग्य उदय उसी किताब से हुई है। और ये भी बता दूं, इनके नाम पे 2nd हाउस इनका सूर्य है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी है। और मैं आग्रह करूंगा, सीरियसली सोचे जरा इस किताब को, पहली वाली किताब को आप अंग्रेजी में अनुवाद करिए, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी। आपने अभी 3 साल हो गए सोचते ही रहे, पर अभी कर डालिए। इंतजार कर रहा है आपका इंटरनेशनल फेम। हाँ जी, हाँ मालूम है। पर वो इक्के दुक्के लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं, पर ये किताब बहुत फेमस हो सकता है। हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ। अब मृत्यु तो हो गई, ठीक है। अब दूसरा आनंद। अब आनंद का क्या कनेक्शन है इससे? तो मैंने बहुत सोचा, बहुत लोगों से बात करी, 2-4 बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषियों से बात करी। मैं पूछा आनंद कुंडली में कहां से देखते हो? तो कुछ लोगों ने कहा फलाना ढिमका। तो मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। आनंद किस? अच्छा, ये अभी आपने कहा कि हम क्यों नहीं कर पाते। हम इसलिए नहीं कर पाते कि सबके कुंडली में वो चीजें नहीं है जो आपके में है। जो आप सोच सकते हो वो हर आदमी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये आत्मा जो है, आत्मा का एक सफर होता है। आप पुनर्जन्म में मानते हैं, विश्वास करते हैं। ये पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, पर एक अमेरिकन ऑथर ने जब लिखा, ब्रायन वीज किताब लिखी, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, जिसमें जो पहली किताब थी उसमें एक व्यक्ति का 72 जन्म की कहानी उन्होंने लिख डाली। तब जाके दुनिया ने विश्वास करना शुरू किया। हम तो विश्वास करते ही थे, पर हमारा जो ईस्टर्न, जो हिंदुस्तान का, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, वो बाहर लोग पहले मानते नहीं थे, अब सब मानने लग गए कि आत्मा का जो सफ़र है वो सफ़र किसी न किसी कारण के लिए एक शरीर में, एक शरीर बनकर इस दुनिया में आती है, और वो कार्य पूरा करना जरूरी है जिस कार्य के लिए उस आत्मा ने जन्म लिया है।
और जैसे ही कार्य पूरा हो जाता है वो आत्मा का। इसीलिए कुछ लोग कम उम्र में चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद 38 साल में उनका जो कार्य था वो पूरा किए और चले गए। बहुत लोग और भी समय तक रहते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है। वो पेंडिंग कर्मा जिसे कहते हैं 8th हाउस से देखा जाता है, वो पेंडिंग कर्मा आपको पूरा करना होता है, तभी जाके आप इस दुनिया से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर ये जो बातें कर रहे हैं आनंद, ये आनंद किस घर से देखेंगे आप? ये अल्टीमेट एक लेवल है जहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो अंदर की एक फीलिंग है, एक अनुभव है। सुख तो हम आराम से देख सकते हैं। चलिए, क्या क्या सुख हो सकता है? हमारे नौकरी का सुख हो सकता है, हमारे घर का सुख हो सकता है, हमें शादी का सुख हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ हम कहें। पर ये सब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है। पर जो परमानेंट है, जो एकदम लास्ट स्टेज जो है हम कह सकते हैं अपने प्रसन्नता का, आनंद का, वो हम सिर्फ और सिर्फ 12वें घर से देख सकते हैं। मेरे को ये 5, 5th, 7th, 9th बहुत लोगों ने कहा, मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा। 12th हाउस का कोई सीमा नहीं है, आपके हाथ में है, सबके हाथ में है। हम चाहे तो कर सकते हैं। शायद आपकी किताब पढ़ने के बाद कुछ लोग और ज़्यादा लोग इस चीज़ पे सोचेंगे। तो 12th हाउस से ही हम आनंद को देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज जो आप अपने आप को वहाँ तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों किताब लिखी है। अगर मैं थोड़ा बहुत समझा पाया, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान सबको, इंटरेस्ट भी बहुत कम लोगों को होता है, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग सब पढ़ें, पढ़ के इनके अंदर जो अच्छी बातें इन्होंने लिखी है वो अपने जीवन में अपनाएं और आनंदित रहें, हमेशा सुखी रहें। धन्यवाद। जय हिंद।